अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास एक न्यू चैप्टर एंड द नेम इज क्यू या क्यूब्स। ठीक है, क्यूज का मतलब है बेसिकली लाइंस कह लें आप सिंपल वर्ड्स में। तो हमारे पास एक चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और एक खास डेटा स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है क्यूब, और इन प्लूरल इट इज क्यूब्स। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास छोटा सा ही है, 2 लेक्चर्स हैं बस इसमें हमारे पास, जिसमें से हम आज फंडामेंटल्स कवर कर लेंगे, और देन टुमारो हमारे पास जो है इसकी कुछ टाइप्स ऑफ क्यूज हैं उसको देख लेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह कर लेंगे। तो चैप्टर हमारा 2 लेक्चर्स में ही इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्यू या व्हाट आर क्यूज। तो क्यूज के बारे में कहा जा रहा है कि ये फीफो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बात वही है कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एक आप जगह पे मौजूद हैं, से आप चाहें तो कह सकते हैं कि किसी बैंक के बाहर हैं, या कह सकते हैं कि टिकटिंग सिस्टम की तरफ हैं, यानी आप एयरपोर्ट पे हैं, टिकट लेने गए हैं, या हो सकता है आप कह सकते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं किसी कोर्स की। तो इन सब सिचुएशन में जो है आपको फेस करना पड़ता है एक सिनेरियो, और वो सिनेरियो क्या है कि आपको लगानी पड़ती है लाइन या क्यू। तो जब आप लाइन या क्यू लगाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि लाइन में जो सबसे आगे लगा हुआ है उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, देन सेकंड वाले को, देन थर्ड वाले को, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट वाले को सर्व किया जाएगा। और जब फर्स्ट वाले का काम हो जाता है तो वो लाइन से हट जाता है, तो फिर सेकंड वाला बन जाता है फर्स्ट, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसका काम हो जाता है तो वो लाइन से हट जाता है, फिर थर्ड हो जाता है फर्स्ट, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा उसी को मिलता है या उसी की क्यूरी को एंटरटेन किया जाता है जो लाइन में फ्रंट पर होता है या सबसे आगे होता है। और डेफिनेटली लाइन में जो सबसे आगे होता है वो सबसे पहले ही आया होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर अगर कोई नया बंदा आना चाहे तो इट्स कहना चाहिए कि ऑब्वियस है कि कोई भी उसे फ्रंट से तो नहीं आने देगा या मिडिल में भी नहीं आने देगा, क्योंकि इस तरह किया गया तो लड़ाई हो सकती है। वो कहेंगे कि हम तो काफ़ी देर से खड़े हैं, हम हमारी बारी पहले आनी चाहिए। और होता भी है अमूमन ऐसा कि अगर कोई लाइन ब्रेक करने की कोशिश करता है, लाइन को जंप करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ जो है सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो लाइन का रूल ये है कि जब भी कोई नया बंदा आएगा वो बैक साइड से आएगा और सबसे पीछे आके लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्यू में भी ऐसा ही है कि जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा या नया डेटा एलिमेंट आएगा तो वो बैक साइड से एंटर किया जाएगा, यानी बैक साइड पे उसे इंसर्ट किया जाएगा। और अगर कोई एलिमेंट रिमूव किया जाएगा या क्यू से निकाला जाएगा तो वो फ्रंट साइड से निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्यू की डेफिनेशन अब हमारे पास मोर पॉलिश हो चुकी है। सिर्फ ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इसमें एक और बात क्या बताई जा रही है कि एक तो होमोजीनियस कलेक्शन है। होमोजीनियस का मतलब है सारे डेटा की टाइप सेम ही होगी। इंटीजर है तो इंटीजर, करेक्ट है तो करेक्ट, और कोई अपनी कॉम्प्लेक्स टाइप है तो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से मुराद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप नहीं कह रहा, कॉम्प्लेक्स से मतलब है कोई भी डेटा टाइप हो सकती है जो आपने खुद बनाई हो फंडामेंटल टाइप्स। तो इसमें कह रहे हैं कि नया एलिमेंट ऐड किया जाता है हमेशा एक ही एंड से, और उस एंड को कहा जाता है बैक या रेयर साइड ऑफ द क्यू। और एलिमेंट जो है डिलीट किया करना हो या लाइन से या क्यू से निकालना हो तो वो जिस एंड से निकाला जाता है उसे कहा जाता है फ्रंट। ठीक है, वर्ड यूज होते हैं ज्यादातर फ्रंट एंड रेयर। ठीक है, रेयर इज सेम एज बैक साइड। ठीक है, तो ऑपरेशन की बात की जाए क्यूब में तो हमारे पास वही 2 ऑपरेशन है जो हर डेटा स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन में क्या है, एडिंग न्यू एलिमेंट इन क्यू। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में क्लियरली बता दिया है कि फ्रॉम रेयर ही होगा, कोई इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रेयर है वहीं से आपने नया डेटा इंसर्ट करना है, बीच में से अलाउ नहीं है। बीच में से अलाउ नहीं है तभी तो ये क्यू है। ठीक है, और डिलीट करना हो, रिमूविंग इन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम क्यू, और ये भी हमेशा फ्रंट से ही होगा। और जाहिर सी बात है फ्रंट से होगा तो डिक्रीमेंटिंग एरे इंडेक्स हो जाएगी। अच्छा, अभी देखते हैं कि डिक्रीमेंटिंग और इंक्रीमेंटिंग से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये थी क्यू की बेसिक्स की क्यू क्या है। क्यू और स्टैक को कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट है, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है।
दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। स्टैक की एप्लीकेशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्यू की क्या एप्लीकेशन हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल मौजूद है। एक क्यू आपको दिखाई जा रही है इनिशियली, जो कि है एम्प्टी। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। इनिशियली ये क्यू है मेरे पास और ये है एम्प्टी। ठीक है, अब अगर इसमें मैं इंसर्शन करता हूँ, ठीक है, इनिशियली क्या है इसकी स्टेट, इनिशियली ये है कि ये एम्प्टी है, तो मैं कहूँगा एम्प्टी का मतलब ये होता है कि इस वक्त फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू -1 है। अच्छा, ध्यान रहे यहाँ पे दो मार्कर्स हैं मेरे पास, फ्रंट का भी है और रेयर का भी है, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से हो रही है। जबकि स्टैक में दोनों टॉप से होते थे, तो वहां पे सिर्फ एक टॉप का ही हमारे पास मार्कर या पॉइंटर होता था। तो ये ध्यान रखें, इसमें फ्रंट और रेयर दो हैं, तो दोनों की वैल्यूज हमने अपडेट करनी है। तो इनिशियली अगर क्यू एम्प्टी है तो एम्प्टी का मतलब है कोई भी वैलिड इंडेक्स नहीं है, वैलिड इंडेक्स नहीं है तो फ्रंट भी -1 और रेयर भी -1। और अगर क्यू में एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है सबसे पहली लोकेशन पे होगा। एरे बेस्ड सोल्यूशन है, तो पहली इंडेक्स क्या होती है 0, तो उस केस में फ्रंट भी 0 और रेयर भी 0। यानी अगर क्यू में एक ही एलिमेंट मौजूद है तो वही फ्रंट पर भी है और वही बैक पर भी है, यानी सबसे आगे भी वही लगा हुआ है और ये भी कहा जा सकता है कि सबसे पीछे भी वही लगा हुआ है। तो इसलिए फ्रंट भी उसे ही पॉइंट कर रहा है और रेयर भी उसे ही पॉइंट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि फ्रंट और रेयर जब एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि लिस्ट में एक ही एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होते तो रेयर फ्रंट सेम को पॉइंट नहीं करते। अच्छा, फिर मजीद अगर मैं इंसर्शन करता हूं तो आप देखें क्या होगा। मजीद मैंने अगर इंसर्शन की तो फ्रंट 0 ही रहा मेरा, लेकिन रेयर मेरा आगे बढ़ता जा रहा है। क्यों रेयर आगे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नया एलिमेंट हमेशा रेयर पर ही होगा। फिर मजीद अगर मैं इंसर्शन करता हूँ तो फिर देखें क्या हो रहा है। फ्रंट मेरा स्टिल 0 पर ही है और रेयर मेरा आगे बढ़ता जा रहा है। यानी रेयर ये बता रहा है कि सबसे पीछे वाला डेटा एलिमेंट कौन सा है, फ्रंट ये बता रहा है सबसे आगे वाला डेटा एलिमेंट कौन सा है। इनिशियली तो दोनों एक साथ शुरू हुए थे, लेकिन रेयर आगे बढ़ता जा रहा है और ये आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रही है इंडेक्स। और मजीद इंसर्ट किया तो रेयर मेरा 70 पे चला गया। अब लास्ट में मैं इंसर्ट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट करने में देखें क्या हुआ, मेरी फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। ये क्या किया है मैंने फ्रंट को क्यों इंक्रीमेंट कर दिया इधर। यहाँ पे मैंने फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दिया, ना कि अपने सारे एलिमेंट्स को आगे मूव किया। वरना होना तो ये चाहिए था ना, आगे का एलिमेंट निकल गया, मैं 3 को इधर कर देता और फिर वही वाली बात 41 को इधर कर देता और फिर 70 को इधर कर देता। ये होना चाहिए था ना भाई। सब आमतौर पे तो क्यू में ऐसे ही होता है, फिजिकली सब लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियस तरीका तो यही है कि सारे एलिमेंट्स को मैं आगे करूँ। लेकिन अगर इस अप्रोच को मैं यहाँ पे क्यू पे अप्लाई करूंगा तो आपको पता है कि शिफ्टिंग करना एक कॉस्टली स्टेप है। एरेज में हमने ये देखा था कि जब एरे में एलिमेंट इंसर्ट होता था इन बिटवीन, तो सारे एलिमेंट शिफ्ट होते थे और उसमें टाइम वेस्ट होता था। तो अगर मैं ये वाली अप्रोच करता हूँ कि क्यू में से पहला एलिमेंट हटाऊं और क्यू में आगे 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 को एक एक लेफ्ट मूव करूं, लेकिन अगर ये एलिमेंट 1000 निकले तो 1000 मरतबा करना पड़ेगा और 10,000 निकले तो 10,000 मरतबा करना पड़ सकता है। तो इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई मैं उस अप्रोच की तरफ नहीं जा रहा कि शिफ्टिंग करूं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अपने फ्रंट को ही मूव कर देता हूँ आगे। अपने फ्रंट को मूव करके आगे ले आता हूँ और कहता हूँ फ्रंट की वैल्यू 1 है और रेयर की वैल्यू 3 है। तो ये वाला स्टेप हमेशा एक ही साइकिल लेगा, क्योंकि फ्रंट एक बारी में एक ही एलिमेंट निकालता है और एक ही साइकिल सेम टाइम यानी कांस्टेंट टाइम रहेगा एलिमेंट के डिलीशन का। समझ रहे हैं बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि फ्रंट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एलिमेंट डिलीट होगा फ्रंट आगे बढ़ जाएगा, जब भी एलिमेंट डिलीट होगा फ्रंट आगे बढ़ता चला जाएगा और इससे मेरा टाइम कांस्टेंट रहेगा। डजेंट मैटर मेरे डेटा सेट के अंदर 1000 एलिमेंट हैं, चाहे 100 एलिमेंट हो, चाहे 5 ही एलिमेंट हो, तो मुझे सिर्फ फ्रंट को करना है इंक्रीमेंट। तो मैं सारे एलिमेंट शिफ्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने पॉइंटर फ्रंट पॉइंटर कह लें, और यहाँ पे पॉइंटर में जनरल वर्ड में यूज कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग टर्म में पॉइंटर का वर्ड यूज नहीं कर रहा। तो फ्रंट पॉइंट कर रहा है किसे इस वक्त 3 को, और 3 की इंडेक्स क्या है इस वक्त 1, तो मैंने बता दिया कि फ्रंट के पास क्या है इस वक्त 1 है। जी जी जी, यही बता रहा हूँ कि मैं वहीं पर इसलिए रुक गया था। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो है ना मैंने गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग का इशू है।
इंक्रीमेंट ही होंगे दोनों, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक है, दोनों को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम, सही है, डिक्रीमेंट नहीं होगा कोई भी इसमें, ठीक है सादिया, होपफुली बात सादिया नहीं पूछी थी, हाँ दोनों में इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ने के लिए मुझे दोनों को ही इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, तो और आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं और क्या स्टेट है। मजीद अगर अब मैं इंसर्ट करता हूँ तो इंसर्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है फ्रंट तो मेरा 1 ही रहेगा, रेयर मेरा आगे बढ़ के 4 हो जाएगा, और अगर फिर मैं डिलीट करूंगा तो डेफिनेटली डिलीशन पे क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, डिलीशन पे मेरा फ्रंट इंक्रीमेंट होता है, इंसर्शन पे मेरा रेयर इंक्रीमेंट होता है, दोनों इंक्रीमेंट ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट जो है मेरा इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, लेकिन इसके आगे के मेरे पास स्टेप्स नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टेप्स चाहूंगा आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ तो क्या होगा। अच्छा, अब आपसे सवाल थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि मैं इसमें एक और मरतबा डिलीशन परफॉर्म करूं, यानी ये ऑपरेशन ले लेते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सादिया कि डिक्रीमेंट कुछ नहीं हो रहा, अगर आप डायरेक्शन देखें तो फ्रंट भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और रेयर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये दोनों सेपरेट पॉइंटर या यूं कह लें सेपरेट वेरिएबल्स हैं, और फ्रंट वाले वेरिएबल का काम क्या है कि वो अपने पास हमेशा सबसे आगे वाले एलिमेंट की इंडेक्स रखेगा, और रियर वाले वेरिएबल का काम ये है कि उसने हर वक्त अपने पास उस एलिमेंट की इंडेक्स रखनी है जो सबसे आखिर में, ठीक है, और दोनों ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही आगे बढ़ने से भी एक अभी आगे बताता हूँ एक मसला आएगा, और वो मसला क्या है, ठीक है, लेकिन ये मैं दोनों को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ एलिमेंट्स को शिफ्ट करने के बजाय मैं अपने पॉइंटर्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें एलिमेंट्स को शिफ्टिंग में मैं टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। तो अब मेरा सवाल आने लगा है कुछ आप लोगों के पास कि अगर मैं इस पे मजीद डिलीशन का ऑपरेशन एक मरतबा अप्लाई करूं तो आपने मुझे बतानी है फ्रंट और रेयर की वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी मैं एक और मरतबा इस पे अप्लाई करता हूं डिलीट क्यू, अभी ये अपडेटेड स्टेट है आपके पास कि फ्रंट की वैल्यू है 2 और रेयर की वैल्यू है 4, तो आप बताइए कि अगर इसमें मजीद मैं एक और मरतबा डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू पे क्या फर्क आएगा, यानी फ्रंट की वैल्यू मुझे चाहिए और आप लोगों से मुझे रेयर की वैल्यू चाहिए, आप बताइए क्या आएगी एक और मरतबा अगर मैं डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो। 3 और 4, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी 3 और रियर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हो, और होगा क्या इससे ये भी बता देता हूँ, थोड़ी सी स्टेट भी चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या होने वाला है इससे। स्टेट चेंज इस तरीके से होगी कि अब जो है मेरा फ्रंट है यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है, इस जगह पे, और ये वाला सेल समझ लें एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है, ये सेल हो गया मेरा एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको एम्प्टी मैं करके दिखा देता हूँ। ओ, एक मिनट, इसको एम्प्टी कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम एम्प्टी ऐसे शो कर सकते हैं, फ्रंट तो मेरा यहाँ पॉइंट करने लग गया, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी, और एम्प्टी के लिए ये कर लेता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टी और फ्रंट अब इसको पॉइंट नहीं कर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि फ्रंट अब इसे पॉइंट कर रहा है, तो ये हो गया। देन अगेन अगर मैं एक और मरतबा इस पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करूं, यानी मैं फिर से इस पे क्या परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, डिलीट, तो अब मुझे बताएं फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू क्या होगी और रेयर की वैल्यू क्या होगी, एक और मरतबा मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, 4 और 4, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं डिलीट करता हूँ मैंने बताया सिर्फ क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, फ्रंट पे फर्क आता है, रेयर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, डिलीशन हमेशा डिलीशन पे फ्रंट की वैल्यू अपडेट होती है और इंसर्शन पे रेयर की वैल्यू अपडेट होती है, ठीक है, तो चेंज नहीं आएगा।
तो और स्टेट मेरे पास क्या हो जाएगी, स्टेट भी बना देते हैं हम। फ्रंट जो है अब यहाँ के बजाय फ्रंट कहाँ पॉइंट करेगा, फ्रंट पॉइंट करेगा यहाँ पर, यानी फ्रंट और रियर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। इट मीन्स के अब जो है सिचुएशन ये है कि ये भी यहाँ पे से भी डेटा रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोबारा से अगर मैं इस पे एक और मर्तबा डिलीट का ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो क्या होगा। जी आते हैं उस बात पे आते हैं, सादे उस बात पे भी आते हैं। जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी देखते हैं क्या। तो अब अगर मैं फिर से अप्लाई करूंगा डिलीट ऑपरेशन तो क्या होगा, रेयर तो आपको, अच्छा अब बताएं, अगर अब मजीद डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो क्या होगा। जी क्लास, अब एक और मरतबा डिलीट परफॉर्म किया, फ्रंट और रेयर सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू है 4 4, और अब मैं डिलीट कर रहा हूं तो क्या होगा। इस वक्त फ्रंट और रेयर एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, यानी लिस्ट में एक ही एलिमेंट मौजूद है, यानी लाइन में एक ही बंदा लगा हुआ है, और अगर वो लाइन से निकल जाएगा तो लाइन की स्टेट क्या होगी, लाइन में क्या कोई एलिमेंट रह जाएगा या नहीं। लूप ब्रेक हो जाए से क्या मुराद है आपकी बेटा। लूप तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैंने एक डिलीट का फंक्शन कॉल किया, बस मुझे फ्रंट और रेयर की वैल्यू बता दें क्या आएंगे आपके ख्याल में, अगर लिस्ट में एक ही एलिमेंट है और उसे मैं रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा। सही, मास का जवाब आया है मेरे पास -1 एंड -1, बिल्कुल सही, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारे पास जब क्यू एम्प्टी होती है तो इसका मतलब है वो किसी वैलिड इंडेक्स से पॉइंट नहीं करी, तो उस केस में मेरे पास फ्रंट भी -1 हो जाता है और रेयर भी -1। इस केस में मुझे रेयर को अपडेट करना पड़ेगा, ये है स्पेशल केस। स्पेशल केस ये कि जब मेरे पास क्यू एम्प्टी हो जाती है तो मुझे फ्रंट के साथ साथ रेयर को भी अपडेट करना पड़ता है डिलीट के मेथड में। ठीक है, तो फ्रंट भी -1 हो गया, रेयर भी -1 हो गया, या यूजर को मैं मैसेज दे देता हूँ कि भाई मेरी क्यू जो है एम्प्टी हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये एलिमेंट भी यहाँ से आपका कह सकते हैं कि रिमूव हो जाएगा, और ये भी रिमूव हो गया, तो जाहिर सी बात है फ्रंट और रेयर किसको पॉइंट करें, फ्रंट और रेयर किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकते, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, क्यू इज एम्प्टी, तो फ्रंट एंड रेयर बोथ क्या हो जाएंगे -1। ठीक है, चलें ये बात समझ में आ गई कि स्पेशल केस है। अब मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम रखने लगा हूँ, और प्रॉब्लम क्या है से मैं आप लोगों के सामने प्रॉब्लम रखने लगा हूँ कि मेरे पास लिस्ट में एक एलिमेंट मौजूद है इधर, और से 5 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, एक एलिमेंट प्लेस कर दिया, और एक और बल्कि एलिमेंट प्लेस कर देता हूँ, 8 ले लेते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ गए मेरे पास, और मैं लाइन यहाँ पे बना देता हूँ ये बताने के लिए ये अलग अलग सेल हैं, लेकिन लाइन का कलर फिर ये अब सिचुएशन है कि मेरे पास ये ऐसे है, और एक और काम करता हूँ कि एक और एलिमेंट भी डाल देते हैं इसमें। ठीक है, बीच में मैंने गैप देना चाह रहा हूँ थोड़ा, और यहाँ पे एक और एलिमेंट हम इंसर्ट कर लेते हैं, 5 को हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, आखिरी सेल को मैं फिलहाल खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है बात, चलें दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 5 स्पेस स्पेस 8 आते। ठीक है, ये सिचुएशन है मेरे पास। तो अगर लिस्ट में 2 एलिमेंट मौजूद हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रंट किस वाले को पॉइंट आउट कर रहा होगा, फ्रंट जो है इस डेटा को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और रेयर जो है मेरे
इस डेटा को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। दो एलिमेंट मौजूद है, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, रेयर इसको पॉइंट कर रहा है। और मैं फिर से यहाँ पे कहता हूँ कि अब मुझे जो एक ऑपरेशन इधर परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना है इंसर्ट। यानी अब जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, या उसको मैं ब्लू में ही लिख देता हूँ, मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे इंसर्ट। ठीक है, अच्छा, और इंसर्ट जो मैं इसमें डेटा करना चाह रहा हूँ क्यू के अंदर, वो करना चाह रहा हूँ से कोई भी डेटा हो सकता है 7। तो अब आप बताइए मुझे इस केस में फ्रंट और रेयर की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा। फ्रंट की वैल्यू क्या होगी और रेयर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं एक इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। स्टेट मैंने ऊपर आपको बना के दिखा दी है कि फ्रंट इस वक्त 5 वाली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और आप काउंटिंग कर लें सेल के पीछे से। अच्छा, तो काउंट इस वक्त फ्रंट और रेयर की वैल्यू मैं बता देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है फ्रंट की वैल्यू, और 9 है रेयर की वैल्यू एग्जिस्टिंग। यानी फ्रंट की वैल्यू इस वक्त है 8 और रेयर की वैल्यू है 9। तो अब आप बताइए कि इससे क्या चेंज आएगा। अगर मैं इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो फ्रंट और रेयर में से कोई वैल्यूज अपडेट होंगी। ठीक है, मेरे पास एक जवाब आया कि फ्रंट की वैल्यू तो 8 ही रहेगी, रेयर की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 10। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, सही है ये बात। अच्छा, अब अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूं और से यहाँ पे कोई भी डेटा ले सकता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अच्छा, 2 देने से पहले मैं यहाँ पर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ एक, और यहाँ पे मैंने क्या इंसर्ट किया अभी अभी, 7 इंसर्ट कर दिया। 7 इंसर्ट कर दिया इस जगह पे। ठीक है, और 7 इंसर्ट करने का मतलब ये हुआ कि रेयर जो है मेरा अभी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो रेयर को यहाँ से हटा देते हैं और रेयर को पॉइंट कराते हैं कहाँ पर, रेयर को पॉइंट कराते हैं रेयर की अपडेटेड लोकेशन पर। तो अब रेयर मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, रेयर मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन जो है ना, ये वाला परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट q इक्वल्स टू 2। तो अब बताइए क्या होगा। अब मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ रेयर पर, लेकिन रेयर के आगे कोई सेल खाली नहीं है, रेयर इस वक्त लास्ट लोकेशन पर मौजूद है। क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या होगा? क्या नया एलिमेंट इंसर्ट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कहाँ होगा, ये जवाब चाहिए। जी एनीवन? थोड़ा सा मुझे जल्दी जवाब चाहिए होगा, क्योंकि टाइम इसमें मैं मजीद इतना देना नहीं चाह रहा था जितना दे दिया इस एक्सरसाइज को समझाने के लिए। कोई भी जो भी आप लोगों के जहन में आ रहा है, होगा या नहीं होगा, बस ये बता दें, नया एलिमेंट इंसर्ट होगा या नहीं। तो अगर आप कह रही हैं कुछ वक्त होगा, तो आपके ख्याल में कहाँ इंसर्ट होगा? सादेन कह रहे हैं स्टार्ट में हो जाएगा। अच्छा, और मास कह रहे हैं नहीं होगा। तो फिलहाल मैं इसका जवाब दूंगा कि नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा, और यहाँ पे एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। वो मैसेज क्या है कि आपकी क्यू जो है फुल हो गई है या ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, रेयर की वैल्यू जो है लास्ट लोकेशन पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जबकि आप देख रहे हैं कि क्यू में पीछे इतने सारे सेल खाली हैं, और क्यू मैसेज जनरेट कर देगी यहाँ पर कि क्यू ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मसला क्यों आया, वो जो मैंने मुसलसल जो शिफ्ट करने से बचने टाइम बचाने के लिए फ्रंट को आगे बढ़ाया था ना, तो उस वजह से ये मसला है कि लिस्ट खाली होने के बावजूद, 3 एलिमेंट होने के बावजूद भी जो है, 3 एलिमेंट होने के बावजूद भी वो बोलेगा कि लिस्ट ओवरफ्लो हो गई या क्यू मेरी ओवरफ्लो हो गई। तो ये एक प्रॉब्लम है इस एल्गोरिथम में। ठीक है, ये एल्गोरिथम बाज़ाहिर है सिंपल, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये पीछे जो फ्री स्पेसेस हैं उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो एल्गोरिथम इसके भी मैं आपको दिखाता हूँ, फेयरली सिंपल है, लेकिन ये एल्गोरिथम जो पीछे स्पेस खाली है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसमें प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? इस एल्गोरिथम में सिंपली चेक लगा हुआ है, ओवरफ्लो की कंडीशन क्या है कि अगर रेयर मेरा आखिरी लोकेशन पे पहुंच जाए तो ओवरफ्लो है, और वही वाली बात है, फ्रंट अगर मेरा -1 हो जाए तो मैं कह दूंगा अंडरफ्लो है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है कि ये फ्री स्पेस होने के बावजूद इंसर्ट नहीं करेगा, और ये ओवरफ्लो जनरेट कर देगा। ठीक है, मैं इसको आगे भी कैटर कराऊंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी।
तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, नीचे ओवरफ्लो अंडरफ्लो की बात कर लेते हैं। तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की बात यह है कि इसका माज ये ड्रॉबैक नहीं है, इसकी रिस्ट्रिक्शन ही यही है, इसकी एप्लीकेशन ही यही बनती है कि हमें इसमें से बीच में से डिलीट करने देना ही नहीं है। हमारे बाजुकात एप्लीकेशन होती यही है कि हम उसमें बीच में से डिलीट करने देना ही नहीं चाहते, हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्यू यूज करते हैं। अगर वही वाली बात है बीच में से डिलीट ही करना है तो हम क्यू यूज नहीं करेंगे, हम सिंपली एरे यूज कर लेंगे। क्यू यूज करने के पीछे पर्पज यही है कि मैं चाहता हूं ऐसा कि बीच से डिलीट ना हो, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसके एप्लीकेशंस भी बता दूंगा। अच्छा, क्यू आप एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी, लेकिन हम फिलहाल क्यू को एरे से इंप्लीमेंट करेंगे, बाद में आगे चल के हम इसको लिंक लिस्ट आएगा तो रिविजिट करें। अंडरफ्लो ओवरफ्लो से आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि अगर मैं एम्प्टी लिस्ट पे डिलीट ऑपरेशन अप्लाई करता हूं तो अंडरफ्लो आ जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन मैंने बताई थी कि लिस्ट एम्प्टी है और अगर मजीद डिलीट करूंगा तो डेटा है ही नहीं, तो अंडरफ्लो। और कैसे पता लगेगा कि लिस्ट एम्प्टी है? मेरी फ्रंट की वैल्यू -1 होगी। और ओवरफ्लो कैसे पता लगेगा? ओवरफ्लो ये होता है कि लिस्ट मेरी फुल है और मैं उस पर इंसर्ट करने की कोशिश करूं। और ओवरफ्लो कैसे पता लगता है? कि मेरी रेयर की वैल्यू साइज -1 पर पहुंच गई, यानी लास्ट इंडेक्स पर है। तो ये एल्गोरिथम इस तरीके से ओवरफ्लो और अंडरफ्लो चेक करते हैं, और ये एल्गोरिथम आपको दिखा देता हूँ, फेयरली सिंपल है। तो इंसर्ट का एल्गोरिथम सिंपली चेक करता है कि अगर रेयर की वैल्यू साइज -1 है तो क्या करता है? क्यू ओवरफ्लो डिस्प्ले कर देता है। नहीं है तो सिंपली क्या करते हैं? रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट करके रेयर वाली पोजीशन पे डेटा डाल देता है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। रेयर को पहले इंक्रीमेंट करते हैं, देन रेयर पर डेटा इंसर्ट करते हैं। और अगर डिलीशन का एल्गोरिथम देखें तो ये सिंपली अंडरफ्लो पहले कैसे चेक करता है कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है या फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रेयर हो जाए। फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रेयर कैसे हो सकती है? फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर देन रेयर ऐसे हो सकती है कि अभी अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं कि फ्रंट और रेयर एक ही एलिमेंट को पॉइंट करें, मैं जस्ट एक एलिमेंट बना के दिखा देता हूँ। ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है। 7 रख लिया, मैं कह रहा हूँ कि फ्रंट भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और रेयर भी इसी ही पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने इसके ऊपर डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो डिलीशन ऑपरेशन में क्या होगा? अभी तो फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, इसकी इंडेक्स उससे 2 है, ठीक है। तो इसने क्या किया? डेटा को यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डेटा डिलीट हो गया इस लाइन में। स्टेप कहता है सिंपली डेटा को डिलीट करो, और क्या कह रहा है? फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दो। अब अगर मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट करूंगा तो फ्रंट इंडेक्स नंबर 2 से मूव होकर कहाँ जाएगा? आगे वाली लोकेशन पे, जो कि क्या है? इंडेक्स नंबर 3 है। तो जब भी मैं लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता हूँ ना, तो फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है किससे? रेयर से। तो या तो फ्रंट की वैल्यू ग्रेटर हो रेयर से, या फ्रंट की वैल्यू -1 हो। दोनों सूरतों में मुझे पता है कि क्यू के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट तो यहाँ से मैंने निकाल दिया। आखिर फ्रंट और रेयर, अगर वही वाली बात है, फ्रंट बाईपास करके रेयर को आगे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि क्यू के दरमियान, तो फ्रंट और रेयर के दरमियान डेटा होता है ना, तो फ्रंट टूवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए और राइट टूवर्ड्स राइट होना चाहिए, रेयर राइट होना चाहिए रेयर। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है क्यू में कोई डेटा नहीं है। तो ये कंडीशन भी यही बताती है कि क्यू एम्प्टी है, और अगर इस पर डिलीशन अप्लाई किया गया तो मैसेज मिलेगा अंडरफ्लो या क्यू एम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली डेटा रिमूव करें और फ्रंट को कर दें इंक्रीमेंट। तो ये एल्गोरिथम अभी हमने जो पीछे एग्जांपल्स देखी उसमें हमने फॉलो की। लेकिन इन एल्गोरिथम की आपको भी प्रॉब्लम पता लग गई कि अगर लिस्ट में पीछे की तरफ जो स्पेस खाली बनता जा रहा है, ये एल्गोरिथम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो पीछे की तरफ जो स्पेस बनता जा रहा है, चूंकि उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये एल्गोरिथम हमारे लिए काम के नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम बचाने के चक्कर में मेमोरी वेस्ट कर दी। और ऐसी मेमोरी वेस्ट करी कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पूरा का पूरा एरे खाली हो और फिर भी मुझे मैसेज मिल रहा हो कि भाई ओवरफ्लो। तो ये हमें प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, और उस तरीके को सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। वापस पीछे चलता हूँ एक स्लाइड पे और आपको विजुलाइज करके बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं। और वो तरीका वही है कि एक मेरे पास आंसर आया था, सादेन का था शायद, कि हम पहली लोकेशन पे सेट कर दें। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आखिरी लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और अगर मेरे पास से यहाँ पर डेटा मौजूद है लेकिन ये वाला स्पेस जो है एम्प्टी है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा? यहाँ के बाद कंटिन्यू करना शुरू कर दूंगा यहाँ से, और यहाँ से डेटा को इंसर्ट करना शुरू कर दूंगा इन अ रैप अराउंड फैशन।
यानी ये जो क्यू अगर आप देख रहे हैं ये एक लाइन में थी, अगर मैं इसके एंड वाले सेल को किसी तरीके से मरोड़ता हुआ बेंड करके पहले सेल पे मिला दूं तो क्यू मेरी लाइन के बजाय मुझे सर्कुलर इन नेचर दिखने लगेगी। यानी मेरी क्यू कुछ इस तरह की मुझे दिखने लगेगी, सर्कुलर इन नेचर। मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ रफ सी, कि मेरी क्यू जो है सर्कुलर इन नेचर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यही है कि मैं इस स्पेस को अगर यूटिलाइज करना चाहता हूँ तो लास्ट एलिमेंट के बाद चेक करूं, अगर जो यानी जैसे कहते हैं ना दूसरे के बाद तीसरा इंडेक्स है, तीसरे का चौथा इंडेक्स है, चौथे का पांचवा है, और से लास्ट इंडेक्स 9 है, तो 9 के बाद नेक्स्ट इंडेक्स 0 बन जाएगी, क्योंकि मैं उस पर रैप अराउंड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप इमेजिन करना चाहें तो क्यू मेरी लीनियर के बजाय सर्कुलर इन नेचर हो जाएगी। तो ये मैं करना चाहूंगा अपने एल्गोरिथम को इम्प्रोवाइज करने के लिए, कि इम्प्रूव करना है मुझे ताकि वो स्पेस जो वेस्ट हो रहा है वो ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ क्यू पे चलते हैं, और टाइप्स ऑफ क्यू में हमारे पास पहली क्यू जो है वो है सर्कुलर क्यू। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू में करा कुछ नहीं है, मैंने उस क्यू को जो लाइन में बनी हुई थी उसको एक तरीके से समझ लें बेंड किया और उसके दोनों एंड्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। तो लास्ट लोकेशन अगर इससे यहाँ पे देखें आप, Q5 है तो Q5 के बाद अगला लोकेशन क्या बन जाती है, Q0, और बाकी वही है, Q0 के बाद Q1 है, Q1 के बाद Q2 है, Q2 के बाद Q3 है, एंड Q3 के बाद Q4 है, Q5, एंड Q5 लास्ट एलिमेंट के बाद दोबारा से कौन सी लोकेशन आ गई, फर्स्ट लोकेशन। तो हैंस इट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू, क्योंकि इसमें हमेशा लास्ट इंडेक्स के बाद फर्स्ट इंडेक्स आ जाती है। और प्रोग्रामिंग में हम कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, जब भी मुझे लास्ट लोकेशन से जंप करके पहली लोकेशन पे जाना होता है, ये हमने हैशिंग में भी किया। मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, उसमें मॉड ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ। मॉड अगर इसमें 6 एलिमेंट हैं टोटल तो मैं मॉड 6 कर दूंगा, तो कभी भी मेरे पास इंडेक्स नंबर 6 से बड़ा नहीं आएगा, 6 से छोटा ही आएगा। तो 5 के बाद मेरे पास 6 जब भी आएगा तो वो 0 को पॉइंट करेगा, 7 जब भी आएगा तो 1 को पॉइंट करेगा, 8 जब भी आएगा 2 को पॉइंट करेगा। लेकिन इसको देखते हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि से सपोज ये एक सर्कुलर क्यू है, उसमें इनिशियली मैंने ये 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दी, 18, 7, 42, 67। तो सबसे पहले 18 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंसर्ट हुआ हुआ। ठीक है, और फिर 7 है, फिर 42 है, फिर 67 है। सही। और फिर बिल्कुल वैसे ही देखें, फ्रंट हमेशा उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो सबसे पहले आया था, और रेयर उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो सबसे आखिर में आया। ठीक है, यहाँ तक सो फार सो गुड, किसी को होपफुली कंफ्यूजन नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से 18 और 7। जाहिर सी बात है डिलीशन हमेशा फ्रंट से होती है, तो पहले 18 यहाँ से निकल जाएगा, फिर 7 निकल जाएगा। 18 निकलेगा, 7 निकलेगा, तो फ्रंट की वैल्यू चेंज होकर कहाँ पहुंच जाएगी, तीसरे एलिमेंट पे, क्योंकि अब जो तीसरा एलिमेंट है वही मेरा फ्रंट है, रेयर मेरा वहीं पे, क्योंकि डिलीशन में सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रंट अपडेट होता है, रेयर चेंज नहीं होता। यहाँ तक बात समझ में आएगी, क्योंकि शुरू के 2 एलिमेंट हट गए तो इंडेक्स नंबर 2 पे मेरा फ्रंट आ गया। पहले ये लाइन में मूव कर रहा था, अभी थोड़ा सा सर्कुलर फैशन में दिखाई दे रहा है आपको मूवमेंट। यहाँ तक बात समझ में आई क्लास। पहले ये बता दीजिए कि ये जो मैंने एलिमेंट डिलीट करें और फ्रंट की वैल्यू Q0 से Q2 पर आ गई, ये बात समझ में आई है। ठीक है, गुड। तो ये स्टेट हो चुकी है, अच्छा इसको जहन में रखिएगा, आगे इसी स्टेट में हम चेंज करते हैं। इस स्टेट में चेंज क्या आएगा कि अब मैं मजीद डेटा इसमें इंसर्ट करता हूँ। अब अगर इसमें मैंने 3 मजीद एलिमेंट इंसर्ट किए, तो पहले मेरे पास ध्यान रहे कि यहाँ पे था रेयर। ठीक है, रेयर मेरा यहाँ पर था, इसमें मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए, तो एक एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो रेयर यहाँ ये आ गया 30, और फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो ये आ गया 47, और रेयर की वैल्यू मेरी कहाँ पे आ चुकी है, यहाँ आ चुकी है। रेयर की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ आ चुकी है, लेकिन अब देखें ये लास्ट इंडेक्स। इसके बाद मैंने चेक किया कि आगे की लोकेशन, देखें मैंने 14 कहाँ इंसर्ट कर दिया, 14 जो है मैंने इंसर्ट कर दिया Q0 पर, क्योंकि Q0 खाली हो गया था प्रीवियसली, मैंने जब डिलीट किया था तो Q0 और Q1 स्पेस खाली हो गए। तो अब रेयर आप देखें कहाँ आ चुका है, रेयर अपडेट होते होते 5th लोकेशन के बाद कहाँ जंप करके चला गया, जंप करके चला गया 0 लोकेशन पे। यानी आखिरी लोकेशन के बाद अगर जो नेक्स्ट लोकेशन बनती है वो कौन सी बनती है, पहली लोकेशन बनती है, और अगर वो लोकेशन खाली है तो मैं वहां पे डेटा इंसर्ट कर दूंगा। यानी अगर आप इसको देखना चाहें तो ये क्यू ऐसे हुआ है कि अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करके आपको दिखाऊं, तो ये क्यू को देखें मैंने सर्कुलर फैशन में समझ लें एक दूसरे एंड से जोड़ दिया। एक एंड ये था मेरे पास क्यू का से यहाँ तक का, और एक एंड मेरे पास क्यू का यहाँ से लेकर
यहाँ तक का था, और मैंने इन दोनों एंड्स को एक दूसरे को समझ लिया, बेंड कर दिया, बेंडिंग समझते हैं, मोड़ दिया उसको, मतलब से वो इतना फ्लेक्सिबल था कि मैंने उसको मोड़ के इस तरह लिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगला एलिमेंट फिफ्थ के बाद जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, जीरो वाली लोकेशन पे चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने वो प्रॉब्लम जो मेरे एल्गोरिथम में थी कि खाली स्पेस होने के बावजूद वो ओवरफ्लो कह रहा था, उससे केटर कर लिया। और रेयर की वैल्यू देखें इस वक्त 0 पर है और फ्रंट की वैल्यू 2 पर है। रेयर की इंडेक्स इस वक्त लेस देन फ्रंट हो गई है, तो अब यहाँ पे वो मसला आएगा। हमने तो एक कंडीशन लगाई थी ना अंडरफ्लो की, कि अगर फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर तो आप बोलेंगे अंडरफ्लो। तो अब यहाँ पे हमें वो चीज भी थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, यानी हमारे एल्गोरिथम मॉडिफाई किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि एट एनी पॉइंट रेयर को आप हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे इस तरीके से। रेयर +1 होता था पहले, अब आप उसके साथ सिर्फ लगा देंगे मॉड साइज। तो रेयर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं कि रेयर की इंडेक्स 5 थी, 5 में +1 का 6 आ गया से, ठीक है। रेयर की वैल्यू क्या हो गई, 5 था यहाँ पे, तो 5 + 1 is 6, और 6 को, और टोटल साइज मेरे पास क्या है, टोटल एलिमेंट्स भी 6 हैं, तो 6 mod 6 को अगर मैं करूंगा तो इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ये ऑटोमेटिकली रेयर जो इंक्रीमेंट होकर 6 से कहाँ चला जाएगा, 0 पे। और सेम फॉर्मूला फ्रंट के लिए भी है, फ्रंट भी जब इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होते होते फिफ्थ लोकेशन पे अगर पहुंचेगा तो उसका रिजल्ट भी 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलाज में मैंने सिर्फ एक चेंजेस करी है कि इसमें मॉड साइज लगा दिया। मॉड साइज से क्या होगा, ये सर्कुलर फैशन में ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएंगे, फ्रंट भी और रेयर। एप्लीकेशन ऑफ क्यूज क्या है, राउंड रॉबिन टेक्निक्स फॉर प्रोसेसर शेड्यूलिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू। राउंड रॉबिन क्या है, एक्चुअली फीफो ही होती है एक टेक्निक, लेकिन थोड़ा सा इन्हांस्ड क्यू होती है वो, उसमें टाइम का फैक्टर भी आता है। और ये कहाँ यूज होती है, बेसिकली आप जब अपने प्रोसेसर पे, उस जमाने में जब सिंगल कोर प्रोसेसर होते थे, तब भी आपने देखा होगा और एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते होंगे। आप ब्राउजिंग भी कर रहे होंगे, आप हो सकता है मीडिया प्लेयर भी रन कर रहे हो सकता है आप अपना कोई सॉफ्टवेयर भी यूज करो इंजीनियरिंग का, और ये सब पॉसिबल होता था। आपको लगता था कि आपका कंप्यूटर एक वक्त में मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकता है, जबकि बैकग्राउंड में ऐसा नहीं होता था। बैकग्राउंड में आपका प्रोसेसर एक वक्त में सिर्फ एक एप्लीकेशन रन करता था, लेकिन वो इतनी तेजी से सारी एप्लीकेशन में स्विचिंग करता था कि आपको ऐसा इल्यूजन मिलता था कि वो मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही है। तो जो पीछे स्विचिंग हो रही होती थी, ये स्विचिंग ही कहलाती है स्केजुलिंग। और ये स्केजुलिंग जो है राउंड रॉबिन टेक्निक की बेस पे होती थी, कि पहले किसको टाइम देना है, फिर किसको टाइम देना है। और ये फीफो ऑर्डर में होता था, फेयरेस्ट पॉलिसी है फीफो, पहले जो एप्लीकेशन रन हुई है पहले उसको प्रोसेसर मिलेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, एंड सो ऑन। तो राउंड रॉबिन टेक्निक इज एन इनहांस या कहना चाहिए इम्प्रोवाइज फॉर्म ऑफ फीफो डेटा स्ट्रक्चर। इसके अलावा प्रिंटर, नॉर्मली ऑफिस में आपने देखा होगा बहुत सारे, हमारे ऑफिस की बात कर लें, फैकल्टी रूम में भी बात कर सकते हैं, तो हम सबके पास अपने इंडिविजुअल पीसीज हैं, लेकिन पूरे रूम में प्रिंटर एक ही होता है, क्योंकि प्रिंटर सबकी डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं होती, शेयर्ड होती है। अब प्रिंटर में क्या हो सकता है, एक वक्त में मैं भी प्रिंट आउट भेज दूं और कोई और फैकल्टी मेंबर भी XYZ प्रिंट आउट भेजे, तो किसकी प्रिंट पहले हो, मिक्स तो नहीं हो जाएंगे प्रिंटर, मतलब मेरा डेटा पहले एक पेज मेरा आ रहा है फिर दूसरा फैकल्टी का आ रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो प्रिंटर के अंदर भी इंटरनली क्या होते हैं, क्यू मैनेज हो रही होती है, प्रिंटर क्यू कहलाती है। उसमें क्या होता है कि अगर मैंने पहले प्रिंट किया, जाहिर सी बात है मिली सेकंडों, और मैंने सेकंडों पहले अगर मेरी जॉब आ गई तो वो मुझे पहले लाइन में लगा लेगा और बाद में आने वालों को पीछे रखेगा। पहले मेरा सारा डेटा प्रिंट होगा, देन दूसरे फैकल्टी का डेटा प्रिंट होगा, फिर तीसरे फैकल्टी। तो ये रियल एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी कि हमारे पास क्यू क्यू होती है। इसके अलावा सारे जो आप देख लें कि कस्टमर सर्विस सॉफ्टवेयर हैं, लाइक रेलवे, एयर टिकटिंग, सब जगह रिजर्वेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। और ये ऑटोमेटिकली कैसे पॉसिबल होता है कि क्यू में आके रिक्वेस्ट आती जाती हैं और वो एक एक करके उसे एंटरटेन करते जाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हो गई। मैं जल्दी से थोड़ा एल्गोरिथम पे आना चाहूंगा, टाइम कम है हमारे पास। इंसर्शन का एल्गोरिथम मॉडिफाई हो गया है और थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो अब है इंसर्शन, वही है, क्यू के बजाय मैं सी क्यू कह रहा हूँ क्योंकि सर्कुलर है, लेकिन देखो स्टिल मैं कह रहा हूँ ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेमोरी में सर्कुलर जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ आपको विजुलाइज कराने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने सर्कुलर में ड्रॉ कर दी। एक्चुअली है लीनियर ही, लेकिन लास्ट के बाद जंप करके कहाँ आ जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब कह रहे हैं इंसर्शन है तो ओवरफ्लो आएगा, और ओवरफ्लो चेक करने का तरीका क्या है। ओवरफ्लो चेक करने का तरीका ये है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वही पुरानी वाली पॉसिबिलिटी कि फ्रंट 0 पर ही हो, यानी फ्रंट मेरा यहाँ पर है,
यानी यहाँ पे मेरा फ्रंट पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है पहला एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। और रेयर मेरा कहाँ पॉइंट कर रहा है, साइज -1, यानी रेयर मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फ्रंट या पहला एलिमेंट जो है यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पे भी डेटा मौजूद है, कोई डेटा हो सकता है, यहाँ पर भी डेटा हो सकता है, यहाँ पर भी डेटा होगा कोई भी, और यहाँ पर भी डेटा होगा, यहाँ पर भी डेटा होगा, और यहाँ पर भी डेटा होगा। तो अब आप बताएं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या मैं अगर इसमें इंसर्शन करूंगा इंसर्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेयर के बाद अगली लोकेशन बनती है ये वाली। रेयर इंक्रीमेंट होकर यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डेटा मौजूद है, तो मैं मैसेज दे दूंगा क्यू इज फुल, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या फिर ये सिचुएशन के फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1, फ्रंट जो है रेयर +1 पे हो। अब इससे क्या मुराद है फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1? तो ये भी मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट करें, मैं रेयर को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देते हैं इसको, और अब फ्रंट और रेयर +1 से क्या मुराद है? अब इससे मुराद ये है कि फर्ज करते हैं कि मेरा फ्रंट यहाँ मौजूद है, कोई भी आर्बिट्री लोकेशन ले सकता था, मैंने ये 3 इंडेक्स ले ली, फ्रंट मेरा यहाँ मौजूद है, और जाहिर सी बात है मैं राउंडेड फैशन में इंसर्शन करते करते या चलें पहले मैं रेयर को रख लेता हूँ इधर आप लोगों को समझाने के लिए, कि रेयर मेरा शुरू में यहीं पे था, और जब ये रेयर मेरा यहीं पे था तो जाहिर सी बात है ये डेटा एम्प्टी होगा, ये डेटा एम्प्टी होगा, और ये डेटा भी एम्प्टी होगा। लेकिन मैंने इंसर्शन की, और इंसर्शन की तो जाहिर सी बात है रेयर इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे कोई डेटा आ जाएगा, फिर कोई इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, फिर कोई इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, और डेटा आते आते रेयर फिर यहाँ पे इवेंचुअली पहुंच जाएगा, ठीक है। रेयर इंक्रीमेंट होते होते यहाँ पे आ गए। तो अब अगर मैं इसमें इंसर्शन की कोशिश करूंगा तो क्या इंसर्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि रेयर के बाद अगली लोकेशन जो अब बनती है वो बनती है जहाँ पे फ्रंट मौजूद है। यानी अगर मैं इंसर्शन करूंगा रेयर यहाँ पे जाके इंसर्ट करना चाहेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे किस तरह पता लगा कि रेयर में अगर मैं एक इंक्रीमेंट करता हूँ और वो फ्रंट वाली लोकेशन के बराबर बन जाता है, तो मैं कहूंगा कि इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, तो इंसर्शन इसमें नहीं हो सकती। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से मुझे पता लग जाता है कि क्यू इज फुल। या मैं इन दोनों कंडीशन को एक ही तरीके से भी लिख सकता हूँ, वो आपको छोड़ता हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा जब इम्प्लीमेंट करें, कि मैं इस कंडीशन को ही अगर ऐसे कर दूं, क्या कहना चाहिए कि मैं इसको सिंपली ये कर देता हूँ, फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड साइज लगा दूं, तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशन काफ़ी है, पूरी दोनों कंडीशंस को कवर कर लेगी, ठीक है। यानी मैं सिर्फ ये लिख दूं तो मुझे ये लिखने की, सॉरी, तो फिर मुझे ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी ये कंडीशन भी ऑटोमेटिकली इसमें ही कवर हो जाएगी। यानी फ्रंट इक्वल्स टू रेयर +1 मॉड साइज कर देता हूँ, तो इसमें ये वाला केस जो पीछे मैंने लिखा है ये भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो ये अगर कर दिया जाए तो ये पीछे वाला पार्ट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें इसमें ही कवर हो जाएंगी। वो मैंने एक्सपेंड करके बताया हुआ स्पेशल केस भी कवर कर लेता है वो, और नॉर्मली भी कवर हो जाता है, लेकिन अगर ये लिख दूंगा तो ये ऑल केसेस कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑल केसेस कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये बात मैं बता रहा था कि ये लिख लें या ये दोनों केसेस लिख लें, एक ही बात। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, काफी हमारे पास यहाँ पे वो हो गया है। अब आते हैं एल्स केस पे। एल्स केस, अच्छा ध्यान रहे कि अब मैं इंसर्शन कर रहा हूँ, इंसर्शन में मैंने क्या बताया था कि हमेशा रेयर की वैल्यू अपडेट होती है, फ्रंट को चेंज नहीं करना होता। लेकिन एक स्पेशल केस मेरा ऐसा है जिसमें मुझे फ्रंट को भी अपडेट करना पड़ सकता है, और वो स्पेशल केस क्या है मेरे पास, कि जब मेरी क्यू एम्प्टी हो। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि क्यू एम्प्टी है, जैसे कि ये सिचुएशन है, तो अगर मैं एक नया डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो मुझे रेयर तो इसको पॉइंट करा देना है, रेयर भी यही होगा, यानी रेयर इज इक्वल्स टू 0, रेयर भी 0 है, लेकिन मुझे ये भी तो बताना है कि यही डेटा मेरा फ्रंट भी है, जब एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये स्पेशल केस है कि मुझे फ्रंट की वैल्यू भी इंसर्शन के एल्गोरिथम में चेंज करनी पड़ती है। तो ये देखें यही बता रहा है कि अगर फ्रंट की वैल्यू इसने चेक किया -1 है, इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी, और क्यू अगर एम्प्टी है तो जो भी डेटा मैं इंसर्ट करने वाला हूँ तो वो पहली लोकेशन पे ही होगा, तो डेट मीन्स मुझे रेयर को तो 0 कर ही देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मुझे फ्रंट को भी 0 करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस स्पेशल केस में मुझे रेयर तो 0 करना ही था, क्योंकि रेयर तो हमेशा उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो लास्ट है, और इंसर्शन कर रहा हूं तो रेयर इस वक्त अगर एम्प्टी थी क्यू तो पहली लोकेशन को पॉइंट करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे फ्रंट को भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त क्यू में फ्रंट था ही नहीं मेरे पास, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी थी। तो ये हो गया स्पेशल केस। इसके अलावा दूसरा केस क्या हो सकता है, फिर से क्लियर कर देता हूँ ये चीज। दूसरा केस क्या है कि रेयर मेरा लास्ट लोकेशन पर हो, रेयर मेरा लास्ट लोकेशन पर है। ठीक है, अब ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि मैं ओवरफ्लो से निकल कर आ चुका हूँ, तो अब ओवरफ्लो नहीं है, आगे वाला सेल खाली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेयर लास्ट लोकेशन पर है तो रेयर की अगली लोकेशन क्या होगी, रेयर को मुझे यहाँ पहुंचाना है, रेयर को मुझे चेंज करके यहाँ लेकर आना है। तो ये देखें, यही कह रहा है कि अगर रेयर लास्ट लोकेशन पे है तो रेयर को आप सिंपली क्या कर दें, 0 वाली लोकेशन पे ले आए। तो ये हो गया दूसरा पॉसिबल केस। ठीक है, तीसरी केस कंडीशन अगर आप देखें, कह रहे हैं एल्स अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली रेयर को +1 कर दें। यानी रेयर अगर यहाँ है, से रेयर यहाँ था, तो मैं सिंपली रेयर में क्या कर दूंगा, रेयर +1, तो रेयर चेंज होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ होता तो यहाँ से अगर +1 करता आगे चले जाता एंड सो। तो पूरा एल्गोरिथम आसान है, बस इसमें सिर्फ एक स्पेशल केस है ये वाला, आपको ये ध्यान रखना है, बाकी एल्गोरिथम इज सिंपल। या इधर भी आप चाहें तो इन दोनों केसेस को मर्ज कर सकते हैं, ये दोनों केसेस एक साथ मर्ज हो सकते हैं। वही तरीका इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, मॉड साइज कर दूं इस जगह पे भी, यानी इधर भी मैं कर दूं मॉड और साइज, जो मैंने अभी आपको ऊपर टेक्निक बताई थी। तो इसमें एल्स में सिर्फ ये वाली चीज रह जाएगी, स्पेशल केस और ये, फिर उस केस में मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे? अगर इसमें भी मैं रेयर +1 मॉड साइज कर दूंगा तो मॉड साइज से ऑटोमेटिकली ये वाला स्पेशल केस जो मैंने बताया लास्ट लोकेशन वाला भी इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इफ की कंडीशन। तो इस एल्गोरिथम को दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तरीके से एक्सपेंडेड वे में आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको मॉड साइज इधर इस जगह पे मॉड साइज लगा दूं और इस जगह पे मॉड साइज लगा दूं, तो इस एल्गोरिथम में से जो जो चीज हट जाएंगी वो मैं बता देता हूँ। इसमें से ये वाली लाइन हट जाएगी, ठीक है, आप हटा के वेरीफाई कर सकते हैं, और इसमें से ये वाला पूरा पार्ट हट जाएगा, ये भी आप हटा के ट्राई कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम आपका मजीद कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे क्यों एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है, ताकि आपको बात समझाई जा सके कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये है आपका इंसर्शन का एल्गोरिथम। रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग देख लीजिएगा, टाइम एंड हो रहा है ऑलमोस्ट, तो मुझे आखिरी स्लाइड कवर करनी है। डिलीट का एल्गोरिथम भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस डिलीट में क्या आता है, ओवरफ्लो के बजाय अंडरफ्लो, और अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है कि अगर क्यू एम्प्टी है, और क्यू एम्प्टी कैसे पता लगता है, क्यू के अंदर माइनस, फ्रंट के अंदर -1 हो, तो अगर क्यू एम्प्टी है तो आप अंडरफ्लो का मैसेज डिस्प्ले कराएं और दैट्स इट। लेकिन अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको डिलीट के फंक्शन को डेटा रिटर्न करना, और वो डेटा हमेशा कहाँ से रिटर्न होगा, फ्रंट वाली लोकेशन से। वो डेटा हमेशा कहाँ से रिटर्न होगा, फ्रंट वाली लोकेशन से। ठीक है, ये ध्यान रहे कि डेटा हमेशा डिलीट कहाँ से होता है, फ्रंट से। तो वो डेटा मैंने फ्रंट में से निकाल लिया और एंड में मैं सिर्फ इसको रिटर्न करा दूंगा ऐसे। ठीक है, और अच्छा एक चीज पे चले बाद में आता हूँ, इसको पूरा कर लेता हूँ, स्लाइड को पीछे मिस हो गई। अच्छा, तो डेटा निकाल के रिटर्न कराना है। केस बी में मुझे क्या करना, अपडेट करनी है वैल्यू ऑफ फ्रंट। ठीक है, अब डेटा तो मैंने निकाल लिया, डेटा निकाल लिया है तो जाहिर सी बात है फ्रंट की वैल्यू अपडेट होगी। तो फ्रंट की वैल्यू कैसे अपडेट हो सकती है, पहला केस तो ये है कि हो सकता है कहीं पे भी हो सकता था डेटा, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मेरा फ्रंट भी यहीं पर है और मेरा रेयर भी यहीं पर है, यानी रेयर भी सही पॉइंट कर रहा था, फ्रंट भी सही पॉइंट कर रहा था। इसका मतलब लाइन में अकेला एक ही बंदा खड़ा है, मैं हूँ, से मैं लाइन में खड़ा हूँ, अकेला मैं हूँ, तो फ्रंट भी मैं ही हूँ, रेयर भी मैं हूँ। और अगर इस एलिमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब बताएं फ्रंट और रेयर के साथ क्या होगा। यानी फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब लिस्ट में एक ही एलिमेंट मौजूद है, और एक ही एलिमेंट को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अंडरस्टूड सी बात है क्यू हो जाएगी मेरी एम्प्टी। और क्यू अगर मेरी एम्प्टी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि रेयर भी मेरा -1 हो जाएगा और फ्रंट भी मेरा -1 हो जाएगा। तो ये वही वाला केस, स्पेशल केस, इस केस में मुझे दोनों की वैल्यू अपडेट करनी पड़ेंगी, फ्रंट की भी और रेयर की भी। ठीक है, तो एम्प्टी वाला केस दोनों का स्पेशल है। उसमें क्या था, लिस्ट अगर एम्प्टी हो तो मैं इंसर्ट करूंगा तो फ्रंट और रेयर दोनों उसी एलिमेंट को पॉइंट करेंगे,
डिलीशन में क्या है, अगर एक ही एलिमेंट हो उसे मैं डिलीट कर दूं तो लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, तो मैं दोनों को -1 कर दूंगा। तो ये वही स्पेशल केस का ध्यान रखना है। और अगर स्पेशल केस नहीं है तो दोनों केसेस वही हैं कि फ्रंट की वैल्यू अगर यहाँ पॉइंट कर रही है तो मुझे क्या करना है, 0 पे करा देना है। तो ये देखें वही हुआ हुआ, फ्रंट की वैल्यू इधर है तो लास्ट लोकेशन के बजाय मैंने 0 कर देना, एल्स मुझे फ्रंट को सिर्फ फ्रंट प्लस 1 करना है। और यहाँ पर भी मैं चाहूँ तो वही बात है, मॉड साइज लगा के इस पूरे के पूरे केस को स्किप कर सकता हूँ। तो मैं पूरा का पूरा केस स्किप कर सकता हूँ अगर यहाँ पे ये नीचे वाली जगह पे मैं क्या कर लूँ, मॉड साइज कर लूँ। क्योंकि फ्रंट पे इंक्रीमेंटल फैशन में बिल्कुल वैसे ही जैसे रेयर था, तो यहाँ पे अगर मैं मॉड साइज लगा दूंगा तो फिर से कह रहा हूँ मुझे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डिलीशन का एल्गोरिथम भी तकरीबन इंसर्शन जैसा ही है, बस एम्प्टी वाला स्पेशल केस है, उसका ध्यान रखना है। तो वो ध्यान रखिएगा। पीछे वाली स्लाइड पे आता हूँ, एक चीज़ रह गई वो बता देता हूँ। इवेंचुअली जब मैंने रेयर की वैल्यू सेट कर ली तो उसके बाद मुझे उस लोकेशन पे डेटा प्लेस करना होता है। ये बात रह गई थी कि मुझे डेटा जो मेरे पास पास होकर आया था इस फंक्शन के अंदर वो रेयर की लोकेशन पे इंसर्ट करना होता है। तो रेयर को पहले मैंने अपडेट किया। रेयर किसी भी तरीके से अपडेट हो सकता है एक जो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो इकलौता डेटा एलिमेंट है, तो फिर मुझे रेयर की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मुझे रेयर की वैल्यू रेयर प्लस 1 और इसके साथ मॉड साइज़ कर दूँ तो ऑटोमैटिकली मुझे रेयर की अपडेटेड लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है? तो रेयर की वैल्यू अपडेट पहले होती है, देन उस पे डेटा इंसर्ट होता है इंसर्शन के लिए, और डिलीशन में पहले डेटा रिमूव हो जाता है और फिर उसके बाद फ्रंट की वैल्यू अपडेट होती है। तो ये देखें पहले डेटा रिमूव होता है फ्रंट से, फिर उसके बाद यहाँ इस वाले पार्ट बी में मैंने फ्रंट की वैल्यू अपडेट की है। ठीक है? सीक्वेंस वही है लेकिन थोड़े स्टेप्स में इज़ाफ़ा हो गया है बेसिकली। तो ये थे हमारे पास सर्कुलर क्यूब में इंसर्शन और डिलीशन के एल्गोरिथम, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई क्यूरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जी क्लास, तो शैल आई कंक्लूड? चलें तो ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।